अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं ये दावा करता हूं कि आप किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार नहीं हो सकते। आप किसी भी मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड का शिकार नहीं हो सकते। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि हम किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूं लेकर एक नई जानकारी जो कि है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है? आज की हमारी दुनिया में जहां सब कुछ इंटरनेट के जरिए जुड़ा है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी को अपने कंप्यूटर, ऑनलाइन अकाउंट और उन पर स्टोर किए गए सभी पर्सनल और प्रोफेशनल डाटा को उन लोगों से बचाने के तरीके के रूप में सोचे जो इसे चुराना या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हमें चैटिंग, शॉपिंग, लर्निंग और बहुत कुछ के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसे लोग भी हैं जो हमें ऑनलाइन ठगने की कोशिश करते हैं। ये लोग जिन्हें अक्सर साइबर क्रिमिनल कहा जाता है, हमेशा कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाने और जानकारी चुराने के तरीके खोजते रहते हैं। अगर वो सफल हो जाते हैं तो इससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पैसे का नुकसान या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का उजागर हो जाना। यह हमारे देश की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना न केवल एक्सपर्ट्स के लिए बल्कि आम लोगों और बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट को सभी के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के बारे में है। मजबूत साइबर सिक्योरिटी आपके डेटा और नेटवर्क को चोरी, धोखाधड़ी और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने में मदद करती है, क्योंकि ये CIA ट्रायड मॉडल के जरिए आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में सुरक्षा तय करती है। अब सवाल ये उठता है कि ये CIA क्या है? CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। CIA का मतलब होता है, CIA साइबर सिक्योरिटी में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की सुरक्षा करने में मदद करता है। यह तय करता है कि डेटा कॉन्फिडेंशियल, एक्यूरेट और ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए उपलब्ध रहे, जबकि अनऑथराइज्ड एक्सेस टेम्परिंग एंड डिस्ट्रप्शन से सुरक्षा करता है। अब हम उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसके मकसद से यह वीडियो बनाया गया है कि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरह हम साइबर क्रिमिनल से बच सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम कितने तरह के होते हैं, कितने तरीकों से साइबर ठग हम सबको ठग रहे हैं। इन साइबर क्राइम्स में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड। उसके बाद साइबर स्टॉकिंग होता है। साइबर स्टॉकिंग के बाद एक साइबर बुलिंग होता है, ऑनलाइन सेक्स रैकेट, गेमिंग एंड शॉपिंग स्कैम्स, हैकिंग थ्रू मेलवेयर, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये सभी जो तरीके हैं ये सभी तरह के साइबर क्राइम के हैं जिनके जरिए धोखेबाज लोग, धोखाधड़ी करने वाले लोग हमें रोजाना ठग रहे हैं। ये सभी तरह के साइबर क्राइम्स रोजाना हमारे साथ हो रहे हैं और सबसे ज्यादा जो हम सबको सामना करना पड़ता है वह है डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का, जो आए दिन किसी ना किसी के साथ हो रहा है और क्रिमिनल्स इतने चालाक हैं कि आसानी से बच जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स हमसे धोखाधड़ी करने में इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि हम सतर्क नहीं हैं। आओ इस वीडियो में आगे समझते हैं डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड क्या होता है और किन किन तरीकों से साइबर क्रिमिनल्स ये करते हैं और इनसे बचने के तरीके क्या क्या। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड भारत में मोबाइल बैंकिंग यूजर्स को टारगेट करने वाली फ्रॉड एक्टिविटीज या स्कैम्स को लीड करता है, जिससे फाइनेंशियल लॉस होता है और पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के संभावित जोखिम का सामना करना पड़ता है। भारत में मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को व्यापक रूप से अपनाए जाने के कारण मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड का महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड को करने के भी अनेकों तरीके साइबर क्रिमिनल्स ने इजाद कर लिए हैं और वह यह सब कर पाते हैं क्योंकि हम लोग सावधान नहीं हैं। अब ये किस किस तरह से इस फ्रॉड को अंजाम देते हैं, आइए इसकी जानकारी हम हासिल करते हैं। सबसे पहले वो करते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, यानी कि आपकी
जो जानकारी है उसे चुराते हैं, आपकी पहचान को चुराते हैं और उस पहचान को चुराने के बाद आपके साथ धोखाधड़ी होती है। ये किस तरह से होती है मैं आपको बताता हूँ कि आइडेंटिटी थेफ्ट में पीड़ित के नाम पर धोखाधड़ी या अन्य क्राइम करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन जैसी पर्सनल जानकारी चुराना शामिल है। आइडेंटिटी थेफ्ट पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड जैसे चोरी किए गए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हो सकती है। क्रिमिनल्स सर्विसेज एक्सेस हासिल करने, बेनिफिट्स हासिल करने या फाइनेंशियल अकाउंट्स तक पहुंच हासिल करने के लिए अक्सर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आपकी पहचान चुरा कर कहीं भी आपके नाम से कोई भी धोखाधड़ी कर सकते हैं। आप कैसे इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं? बस आपको सतर्क रहना है और इन सब बातों पर अमल करना है कि अननोन या अनवेरिफाइड सोर्सेज से लिंक पर क्लिक करने से बचें। कभी भी अपने मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी या एटीएम पिन इन जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर न करें। बैंक ऑफिशियल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी जेन्युइन संस्था कभी भी कस्टमर से यूजर नेम, पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स, सीवीवी, ओटीपी जैसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं कहती। जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस फोन कॉल के जरिए या यूजर्स को लिंक भेजकर केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं। ऑथराइज ऐप स्टोर और वेबसाइट से ओरिजिनल एप्स डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने से बचें। अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है तो तुरंत रिलेटेड बैंक अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। आगे की जांच और कार्रवाई के लिए सरकारी पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर ऐसी किसी भी धोखाधड़ी के बारे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी ऐसा हादसा पेश आता है। हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक तरीका ये भी है कि फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग। फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग ये क्या तरीका है जिसके माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड हमारे साथ होता है? तो फिशिंग एक प्रकार की हैकिंग है जिसमें हमलावर धोखाधड़ी वाले ईमेल, वेबसाइट्स या मैसेज का यूज करके यूजर्स का पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का खुलासा करने के लिए धोखा देते हैं। फिशिंग ज्यादातर 3 प्रकार की होती है, एक ईमेल फिशिंग, दूसरा स्मिशिंग और एक विशिंग। अब ईमेल फिशिंग को कैसे अंजाम दिया जाता है? तो ईमेल फिशिंग क्रिमिनल्स भ्रामक, डिसेप्टिव ईमेल भेजते हैं जो ट्रस्टेड सोर्सेज जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट एजेंसी या पॉपुलर ऑनलाइन सर्विसेज से आते हैं। इन ईमेल में अक्सर नकली वेबसाइट के लिंक होते हैं जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगते हैं। स्मिशिंग टेक्स्ट मैसेज या एमएमएस के जरिए किए जाने वाले फिशिंग हमले हैं। स्कैमर्स फ्रॉड वेबसाइट के लिंक के साथ टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं या एमएमएस के जरिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। विशिंग इसमें वॉइस बेस्ड फिशिंग शामिल है जहां पर स्कैमर्स लोगों को कॉल करते हैं और फोन पर पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वैलिड ऑर्गेनाइजेशन जैसे किसी बैंक के अधिकारी या सरकारी अधिकारी का भेष बदल कर बात करते हैं। इसी कड़ी में एक फ्रॉड होता है यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन। ये यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन ये 2 टाइप से किया जाता है, जिसमें स्कैम टाइप 1 है कि हम में से कई लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट बेचते हैं। धोखेबाज अपने आप को सेना से होने का दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं सेना में हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि वो असली है। आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपको पैसे भेजने के बजाय वे यूपीआई ऐप के जरिए पैसे का अनुरोध करें ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। वो ऐसा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, आपको पैसे भेजने के बजाय वे यूपीआई ऐप के जरिए पैसे का अनुरोध भेजने का प्रयोग करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। धोखेबाज तुरंत हमारे बैंक खाते से पैसे निकालने में सक्षम होते हैं। स्कैम टाइप 2 धोखेबाज आमतौर पर ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करते हैं और प्लेटफॉर्म पर अन्य यूजर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं।
फिर वे कहते हैं कि उनके पास बेचने के लिए एक मोबाइल फ़ोन है और एक फ़ोटो पोस्ट करते हैं और कीमत बताते हैं। खरीदार इसके झांसे में आ जाता है और आइटम देने को तैयार हो जाता है। धोखेबाज खुद को सेना का कर्मचारी बताते हैं। वे आपको नकली आईडी कार्ड भी दिखा सकते हैं और एडवांस टोकन मनी का भुगतान करने के लिए एक क्यूआर कोड शेयर करेंगे, आमतौर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अन्य ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से। बदले में आपको एक कुरियर रसीद मिलती है जो दर्शाती है कि मोबाइल कुरियर कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो रसीद भी एक नकली और फर्जी रसीद होती है। बस इस लेवल तक आपका उससे कांटेक्ट होता है, उसके बाद आपका कांटेक्ट फिनिश हो जाता है और जब फोन नहीं आता तो खरीदार विक्रेता को कॉल करने की कोशिश करता है और इसका कोई रिएक्शन हासिल नहीं होता है, वहाँ कोई भी जवाब आपको नहीं मिलता है। इस धोखाधड़ी से बचने का क्या तरीका है? ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के फाइनेंशियल लेन देन करते समय सावधान रहना चाहिए। हमेशा याद रखें, पैसे प्राप्त करने के लिए, पैसे हासिल करने के लिए आपको कहीं भी अपना पिन या पासवर्ड दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर यूपीआई या कोई अन्य ऐप आपको लेन देन पूरा करने के लिए अपना पिन दर्ज करने की भी कहता है, तो इसका मतलब है कि आप पैसे हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पैसे दे रहे हैं। पेमेंट ऐप का यूज करके किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते समय सावधान रहें। सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि खरीदार को प्रोडक्ट उठाते समय आपसे पर्सनली मिलने और वहीं आपको पे करने के लिए कहें। इसी कड़ी में एक फ्रॉड और होता है जो फेक ऐप के माध्यम से, स्क्रीन शेयरिंग ऐप के माध्यम से और रिमोट एक्सेस के माध्यम से फ्रॉड किया जाता है कि जब आप अननोन या अनवेरिफाइड मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो जालसाज आपके मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप या डेस्कटॉप तक पहुंच बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एक बार जब ये फ्रॉड एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है तो जालसाज डिवाइस तक पूरी पहुंच हासिल कर सकता है। कुछ मामलों में जालसाज व्यक्ति को स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए मना लेते हैं, जिससे वह आपके मोबाइल या लैपटॉप को देख या कंट्रोल कर सकते हैं और आखिरकार आपके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स तक पहुंच हासिल कर ही लेते हैं। इसके बाद वे इस एक्सेस का यूज़ आपके इंटरनेट बैंकिंग या पेमेंट ऐप का यूज़ करके पे करने के लिए करते हैं और धोखाधड़ी के मकसद के लिए आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक फ्रॉड होता है एटीएम कार्ड स्कीमिंग। अब एटीएम कार्ड स्कीमिंग क्या चीज़ है? जालसाज एटीएम मशीन्स में स्कीमिंग डिवाइस लगाते हैं ताकि आपके कार्ड का इस्तेमाल करते समय इलीगल रूप से डेटा कैप्चर कर सके। आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन हासिल करने के लिए पहले से ही एक डमी कीपैड लगा सकते हैं या छोटे पिन होल कैमरास का यूज कर सकते हैं जो आम नजर से चालाकी से छुपाया जा सकता है। आसपास खड़े कस्टमर होने का दिखावा करते हैं और आपके पिन को दर्ज करते ही उस तक पहुंच हासिल कर लेते हैं। आपके कार्ड की जानकारी और पिन सहित कलेक्ट किए गए डेटा का यूज फिर डुप्लीकेट कार्ड बनाने के लिए किया जाता है, जिससे जालसाज आपके खाते में मनी निकाल सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एटीएम कार्ड स्कीमिंग की इस धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। लेन देन करते समय यह तय करें कि एटीएम मशीन के कार्ड डालने वाले स्लॉट या कीपैड के पास कोई अदर डिवाइस नहीं लगा है। पिन डालते समय कीपैड को अपने हाथ से इस तरह से ढक ले कि कोई आजू बाजू वाला इसको देख ना सके। अपने नज़दीक खड़े किसी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी में अपना पिन न डालें और ना ही कार्ड किसी के साथ शेयर करें। इसके आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसमें एक सिम स्वैप और सिम क्लोनिंग का एक फ्रॉड होता है, जिसमें सिम स्वैप किया जाता है या फिर सिम को क्लोन किया जाता है और ये करने के बाद में इस फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि आपके खाते का ज़्यादातर डिटेल्स और ऑथेंटिकेशन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है, इसलिए धोखेबाज आपके सिम कार्ड को निशाना बनाते हैं। उनका एम या तो आपके सिम कार्ड का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना है या फिर डुप्लीकेट सिम कार्ड हासिल करना है, जो उन्हें डुप्लीकेट सिम कार्ड पर हासिल वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का यूज करके डिजिटल लेन देन करने की परमिशन देता है। धोखेबाज अक्सर टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क कर्मचारी बनकर कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं और 3G से 4G में मुफ्त अपग्रेड या सिम कार्ड के लिए अदर बेनिफिट्स प्रदान करने के बहाने कांटेक्ट करते हैं। ऐसा करके
उनका टारगेट कस्टमर से पर्सनल इंफॉर्मेशन और डिटेल्स निकालना होता है, जिसका यूज वे या तो मेन सिम कार्ड से समझौता करने या डुप्लीकेट सिम कार्ड का यूज करके धोखाधड़ी एक्टिविटीज को सुविधाजनक बनाने के लिए कर सकते हैं। इस सिम स्वैप या सिम क्लोनिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या करें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिम कार्ड से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स कभी भी शेयर ना करें। अगर आपके फोन में नॉर्मल सिचुएशंस में काफी समय तक मोबाइल नेटवर्क ना हो तो आपको तुरंत डाउट हो जाना चाहिए। ये आइडेंटिफाई करने के लिए मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क करें कि क्या आपके सिम के लिए कोई डुप्लीकेट सिम तो जारी नहीं किया जा रहा है। एक आखिरी और अंतिम कड़ी जिसके माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है, बैंकिंग फ्रॉड किया जाता है, वो है जूस चेकिंग। अब ये जूस चेकिंग क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जूस चेकिंग है कि इस प्रकार की साइबर चोरी में जब आप अपने मोबाइल को किसी अनजान या अनवेरिफाइड चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो ये आपके डिवाइस पर अननोन एप्लीकेशन या मेलवेयर इंस्टॉल होने का दरवाजा खोल देता है। ये मैलिशियस एप्स या मेलवेयर धोखेबाज को आपके मोबाइल पर एक्सेस प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें ईमेल, एमएमएस और सेव्ड पासवर्ड सहित सेंसिटिव डेटा तक एक्सेस और चोरी करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है। ये पब्लिक प्लेसेस पर डिवाइस चार्ज करते समय जूस चेकिंग को एक क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क बना देता है। कई बार हम अपने मोबाइल इंटरनेट डेटा पैक को बचाने और इंटरनेट एक्सेस करने या वीडियो डाउनलोड करने के लिए एयरपोर्ट या अननोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। यह एक और तरीका है जिससे धोखेबाज हमारे स्मार्टफोन को हैक कर सकते हैं और पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं। इस जूस चेकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा पब्लिक प्लेसेस, अननोन चार्जिंग पॉइंट या केबल का उपयोग करने से बचें। एयरपोर्ट वाईफाई का यूज करने से बचें। इसके बजाय अपने मोबाइल इंटरनेट का यूज करें। इसी तरह साइबर क्राइम से जुड़े और टॉपिक पर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये सभी जानकारी हम एक वीडियो में नहीं दे सकते हैं। इससे वीडियो भारी हो जाता है और आपको बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में हम आपसे जो बात करेंगे वो बात करेंगे, अभी जैसे कि हमने बात की डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड पर, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग पर, साइबर बुलिंग पर, ऑनलाइन सेक्स रैकेट पर, गेमिंग एंड शॉपिंग स्कैम्स पर, हैकिंग थ्रू मेलवेयर पर और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पर। ये सभी साइबर क्राइम्स के टॉपिक हैं जिनका जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में हम किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड या धोखाधड़ी का शिकार न हो सके या किसी भी अन्य धोखाधड़ी का शिकार न हो सके। और अगर ऐसा हमारे साथ कभी भी होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसकी जल्द से जल्द किसी से शिकायत करें, या तो अपने घर में किसी मेंबर को बताएं या फिर अपने किसी खास दोस्त को हम इस बारे में बताएं, और उसके बाद हम अगला स्टेप ये ले सकते हैं कि हम इसकी शिकायत साइबर क्राइम में भी कर सकते हैं। साइबर क्राइम सेल में भी इसकी शिकायत की जा सकती है और इसकी शिकायत ऑनलाइन भी की जा सकती है, जिसके लिए www.cybercrimes.gov.in पर आप शिकायत कर सकते हैं। मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।